अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कल के टॉपिक की ही कंटिन्यूशन है। हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डायबिटीज़ और इसकी कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हमने कल डिस्कस की थी। तो आज जो चीज़ें हम बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि आखिर ऐसा क्या करें हम कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हम इनको प्रिवेंट कर सकें, इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और हमें इन को मॉनिटर करने के लिए किस तरह से हमें अपनी कॉम्प्लिकेशंस के लिए फॉलोअप करना चाहिए और इनको मॉनिटर करने के लिए हमें कौन से टेस्ट कितने कितने टाइम इंटरवल्स के बाद हमें वो करवाने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन जो कल हमने डिस्कस की थी वो हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट हम इस तरह से ही कर सकते हैं कि एक अच्छा हम अपना लाइफ स्टाइल डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो ख़ुसूसी तौर पे बनाएं। जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने मेडिसिन्स को टाइमली इस्तेमाल करें, कंप्लाइंट रहें। आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को या जो भी आपका डॉक्टर हैं जिनके से आप अपनी डायबिटीज़ की मेडिकेशन दे रहे हैं उनको प्रॉपरली उनके टाइम पे जिस टाइम पे वो आपको फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं आप उनको टाइमली फॉलोअप करें। उसके अलावा आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई करिए। आप रेगुलरली वॉक करें, ब्रिस्क वॉक जो हमने कल डिस्कस किया वो करिए। एरोबिक एक्सरसाइज करिए जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं, आप वो वाली एक्सरसाइजेस लाजमी करें और उसका ड्यूरेशन डेली बेसिस पे करें। आप 5 टाइम्स अ वीक करें और अबाउट 30 मिनट्स तो लाजमी करें। उसके अलावा आप अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई करें। वो वाली चीज़ें जो हम लोगों ने पहले अपने डाइट प्लान के अंदर डिस्कस किया था, जो शायद हमने 2 से 3 वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया था कि डायबिटिक पेशेंट्स में आखिर डाइट होनी क्या चाहिए। उस तरह से हम डाइट प्लान को फॉलो करें। फिर ये है कि हम किस तरह रेगुलर चेकअप करवाते हैं, तो हमें कौन कौन से टेस्ट आपकी कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए करवाने चाहिए। जिस तरह कि हमने कल डिस्कस किया था कि न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैक्रोवेस्कुलर होती हैं एंड माइक्रोवेस्कुलर होती हैं। जब भी हम डायबिटीज़ के लिए फॉलोअप पे जाते हैं तो जो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है आपका यूरिन डीआर, मतलब यानी कि यूरिन के एग्जामिनेशन के अब उसके अंदर आपका ग्लूकोज कितना आ रहा है। उसके अलावा ये कि ग्लूकोज के साथ साथ आपके प्रोटीन्स तो नहीं आ रहे। प्रोटीन्स इस बात को शो करते हैं कि आपका किडनी डैमेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको उसके लिए फिर एग्रेसिवली मैनेजमेंट की तरफ उसकी जाना चाहिए। उसके अलावा ग्लूकोज आपका कितना आ रहा है, अगर ग्लूकोज आपकी स्टिल आपके यूरिन में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी शुगर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं है। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल होंगी तो आपका जो ग्लूकोज है वो आपके यूरिन में आना बंद हो जाएगा। उसके अलावा आपको किडनी फंक्शंस के लिए यूरिया क्रेटिनिन का टेस्ट करवाना चाहिए रेगुलरली। उसके अलावा जो है आपको अपनी आरबीएस और मतलब यानी कि रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर वो करवा कर देखते रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको HbA1c जो कि हम कहते हैं कि 3 मंथ्स की आपकी शुगर्स के बारे में वो आपको बताता है कि वो कितनी है, आपको वो करवा कर देखनी है। आपको अपना आई का एग्जामिनेशन करवाना है, आपको अपने दिल के लिए एग्जामिनेशन करवाना है, दिल की पट्टी करवानी है, आपको अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप रखना है, आपको अल्ट्रासाउंड दिल का करवाना है। अब ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ऑफ कोर्स आपको फुट केयर के ऊपर हम पूरी एक वीडियो बना चुके हैं कि आपको डेली बेसिस के अंदर फुट केयर अपने करनी है, अपने पैरों का ख्याल डेली बेसिस के ऊपर रखना है। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो ये है कि आखिर आपको कितने टाइम इंटरवल के साथ साथ ये टेस्ट करवाकर रिपीट करवाकर देखने चाहिए, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि आया हमारी शुगर कंट्रोल है, आया हमारी शुगर की अनकंट्रोल होने की वजह से या प्रोलॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ होने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि हम कॉम्प्लिकेशंस अपने बॉडी के अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें अगर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप यूरिन डीआर करवाएं। स्टार्ट के अंदर देखिए यूरिन डीआर आपको ज़्यादा जल्दी करवाना चाहिए। जैसे कि जो रिकमेंडेशंस है कि आप मंथली भी पहले आप यूरिन डीआर करवाएं। देन इसको जब आप देखें कि स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया है आपका ग्लूकोज, तो आप इसको 4 to 6 मंथली रिपीट करवा कर देखें अपने यूरिन डीआर को। उसके अलावा जो यूसेज यानी कि यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल है तो वो आपको एटलीस्ट भी ईयर के अंदर 2 दफ़ा तो करवाना चाहिए कि आप अपनी किडनी का फंक्शन दे सकें कि खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि आपकी किडनी जो है वो फंक्शन ख़राब हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको यूरिन डीआर जो होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके प्रोटीन्स को बनाना शुरू कर देता है अगर वो आपके यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं।
लेकिन यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल जो होता है वो थोड़ा देर से जाके डिरेंज होता है। लेकिन आपको ये भी साल में 2 दफ़ा ज़रूर करवा लेना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि आपका क्रेटिनिन लेवल जो है वो डिरेंज होना शुरू हो गया है। उसके अलावा HbA1c शुरू में स्टार्ट में जब आप डायग्नोज होते हैं, जब आप मेडिकेशंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको HbA1c हर 2 to 3 मंथ्स के बाद करवा के देखना चाहिए। जब आपका एक स्टेबलाइज्ड HbA1c आ जाता है या आपको टारगेट HbA1c अचीव हो जाता है, ये हम अपनी एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि हमारे टारगेटेड शुगर लेवल्स कितने होने चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स में। तो जब आपको एक टारगेटेड लेवल HbA1c का अचीव हो जाए तो आप उसके बाद इसको 6 मंथली रिपीट करवा कर देख सकते हैं। देन उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि ब्लड प्रेशर की देखिए आपको चार्टिंग जो है स्टार्ट के अंदर जब आपका अनकंट्रोल्ड है तो आपको डेली बेसिस के ऊपर ब्लड प्रेशर की चार्टिंग करनी है। जब आपका कंट्रोल हो जाए तो आप वीकली भी इसकी चार्ट कर सकते हैं कि वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप ब्लड प्रेशर को चेक करके देखिए। लेकिन ये लाजमी करें क्योंकि हम जब भी अनकंट्रोल हो रहा होता है ये सब चीज़ें या प्रोग्रेसिव हो रही होती हैं तो ये स्टार्ट में ही हमें ये पता चलना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ें अनकंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके अलावा शुगर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब अर्ली कंट्रोल की तरफ हम जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर और आपकी रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि जो HbA1c है उस पर इफेक्ट आपका बहुत देर से आता है। 3 मंथ्स के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि आपके ब्लड शुगर में कितनी बेहतरी आई है। लेकिन जो आपका डेली बेसिस के ऊपर फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर होती है वो आपको ज़्यादा बेहतर बताती है कि आपकी मेडिसिन का इफ़ेक्ट कितना आ रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आप अपना फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर करके देखें। जब आपको लगे कि थोड़ा सी चीज़ें स्टेबलाइज होने लगी हैं तो आप इस तरह से कर लें कि एक दिन रैंडम करना स्टार्ट कर दें और एक दिन फास्टिंग अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें। और उसके बाद जब आपका ये एक टारगेटेड लेवल अचीव हो जाए तो आप वीकली और ट्वाइस अ वीक या 2 हफ्तों में एक मरतबा अपने शुगर लेवल जिसमें फास्टिंग या कभी आप रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स को चेक कर लिया करें। देन आ जाता है ईको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हमने पहले भी कल डिस्कस किया कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से इन पेशेंट के अंदर जो पेन को महसूस करने की सलाहियत होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इन पेशेंट के अंदर जब MI आता है यानी कि हार्ट अटैक आता है तो वो ये उस पेन को फील नहीं कर पाते हैं। और इस डायबिटिक पेशेंट के अंदर साइलेंट MI आता है, मतलब यानी कि आपको हार्ट अटैक होता है, मेजर या माइनर कोई भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन उसकी पेन आप फील नहीं कर पाते हैं। तो वो जो डेड एरिया होता है वो आपका रह जाता है और फिर ऑर्गेनाइज होते होते वो ऑर्गेनाइज्ड MI हो जाता है या लेट MI हो जाता है, टाइमली ट्रीट नहीं होता और उसके बाद पेशेंट जो है वो आफ्टर सम टाइम कार्डियक फेलियर डेवलप कर लेते हैं। और हमें ये चीज़ें तब पता चलती है जब पेशेंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलने की शिकायत करता है। और फॉलोअप के ऊपर जब डॉक्टर उनका ईको करवाते हैं तो पता चलता है कि अब तो कार्डियक फेलियर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसलिए कम से कम भी आपको जो ईको है वो साल में या 6 मंथली एक दफ़ा ज़रूर करवा लेना चाहिए कि आया ऐसा तो नहीं है, कोई साइलेंट MI तो नहीं आया। अगर इस तरह का कुछ है आपको ज़रा भी, और दूसरे सिम्टम्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीक सिम्टम्स आते हैं MI के, यानी कि वो प्रॉपरली क्लासिकल सिम्टम्स के साथ नहीं आते कि अभी आपको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, वो रेडिएट कर रहा है आपके लेफ्ट आर्म में या अपर जॉ के अंदर। इस तरह के सिम्टम्स के साथ डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास लैंड नहीं करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादातर हमारे पास लैंड करते हैं एटिपिकल सिम्टम्स के साथ, कि ज़्यादातर उनको वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाएगी, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग बहुत होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही होती है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या इस तरह की कंडीशन वो डेवलप कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, ECG करवाएं और उसके बाद अपना पूरा प्रॉपरली वर्कअप करवा कर देखें। उसके अलावा ये है कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी आपको अपना करवाते रहना चाहिए, वो भी 6 मंथली आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी डिरेंज ना हो। क्योंकि देखिए जब हमारे पास हम डायबिटिक हैं या उसके साथ हाइपरटेंसिव हैं, जब आपके व्हेन यू हैव अ कोमॉर्बिड्स लाइक डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव, तो आपको तीसरी चीज़ को पहले से ही बेहतर रखना है ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो मैक्रोवेस्कुलर कंडीशंस है आपको उसको जितना हो सके उन्हें प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा फंडोस्कोपी
फंडोस्कोपी जो आई एग्जामिनेशन के लिए हम करवाते हैं, क्योंकि देखिए किडनी फेलियर हमें बहुत लेट जाकर अंदाज़ा होता है। हम बहुत जल्दी किडनीज़ के लिए किडनी बायोप्सी करवा के नहीं देख सकते, लेकिन वी हैव एन आइडिया अबाउट फंडोस्कोपी का। तो हमें फंडोस्कोपी ईयरली एक मरतबा लाजमी करवानी चाहिए। अपना आई एग्जामिनेशन साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं कि खुदा न खास्ता शुगर होने की वजह से मोतिया तो नहीं आ रहा, आपके पर्दे पे इफेक्ट तो नहीं हो रहा। जब हम फंडोस्कोपी करवाते हैं तो उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि आपके पर्दे पे असर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आई साइट तब वीक होगी जब आपका पर्दा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होगा और वो सेंट्रल एरिया को इन्वॉल्व कर चुका होगा। ये जो डायबिटीज़ के अंदर पर्दे की इन्वॉल्वमेंट होती है वो स्टार्ट होती है पेरीफ्री से, मतलब यानी कि साइड के हिस्से पहले इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सेंटर की तरफ आते हैं। तो हमें इसलिए ईयरली करवा कर देखते रहना चाहिए कि अगर हमारे पास इस तरह का है कि साइड के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं, तो हम उसको वहीं पे ट्रीट कर लें ताकि हमारा सेंट्रल एरिया जो है वो महफूज रहे और हमारी आई साइड महफूज रहे। और इसी तरह अगर आपका कैटरेक्ट डेवलप कर रहे हैं, यानी कि मोतिया आँख में उतर रहा है, तो आपको शुगर्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। टाइमली आपको उसके लिए जो भी इंटरवेंशन आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई के डॉक्टर आपको जो इंटरवेंशन एडवाइस करें उसे हमें टाइमली करना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं जो हमें करवा कर देखते रहने चाहिए कि खुदा न खास्ता हम जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप करना तो शुरू नहीं हो गए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट जो है आपके पास कंप्लेन करते हैं। मैंने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी क्वाडिकेशंस की, यानी कि वो जब चलते हैं तो उनको पिंडलियों में दर्द होता है, तो बैठ जाने से ये दर्द बेहतर हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको फौरी तौर के ऊपर जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है नसों को देखने के लिए वो अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेना चाहिए कि कहीं उसके अंदर ब्लॉकेज तो नहीं आ रही, क्योंकि ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर है। अगर वो ब्लॉकेज आने लग गई है तो डायबिटिक फुट होने यानी कि फुट को ख़राब हो जाने, आपके पैर के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इस तरह का हो रहा है तो इनिशियल फेज पे ही आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें, यानी कि ब्लड थिनर को इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस आगे प्रोग्रेसिव ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इसका रेगुलरली फॉलोअप करें और इनको अपनी लाइफ के अंदर हम ऐड ऑन कर लें तो इससे ये होगा कि जो इनकी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है वो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली इसको स्लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिलेड कर सकते हैं। अर्ली टाइम के ऊपर हम इसको तशख़ीस कर सकते हैं और टाइमली इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट लाइक मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो जाना, यानी कि हार्ट फेलियर हो जाना, पैर का ख़राब हो जाना, आँखों का चला जाना, गुर्दों का ख़राब हो जाना, इन सब चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। इंशाल्लाह ये होप्स हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा